चलो, हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। आज हम पढ़ेंगे ए बी सी डी, नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको शॉर्ट में ए बी सी भी बोला जाता है। क्या है टॉपिक का नाम? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है। इस पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकैप करवाना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। हमने खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बेसिस पे किया था। याद है क्या? एलिमेंट के बेसिस पे क्या क्या खर्चे थे हमारे? क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। रॉ मटेरियल नहीं था, मटेरियल था। एलिमेंट के बेसिस पे क्या क्या था? एक मटेरियल था, एक लेबर था, और एक एक्सपेंस था। और फिर मटेरियल में दो थे, एक था डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। याद आया क्या अभी? लेबर में दो थे, डायरेक्ट। और एक्सपेंसेस में दो थे, कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या है, इसका चैप्टर अलग है, इसका चैप्टर अलग है। मॉड्यूल के चैप्टर्स की सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका चैप्टर नंबर 2 है, और ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे मॉड्यूल के हिसाब से, है ना? मेरे सीक्वेंस में क्या आएगा वो देखेंगे हम आगे। वैसे इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद मैं मटेरियल लेबर लेने वाला हूँ, तो वो जो भी सीक्वेंस आने वाला है, तो वो चैप्टर मटेरियल लेबर ओवरहेड, वो सीक्वेंस से हम बढ़ेंगे आगे। या बीच में एक आधा, अगर मेरे को लगता है कि कुछ तो भी अलग टॉपिक होना चाहिए, तो बीच में एक आधा कोई और टॉपिक डालते रहूँगा मैं। समझा क्या मैंने क्या बोला? वो डिपेंड करता है क्लास का मूड कैसा रहता है, स्पीड क्या रहती है, कौन से टॉपिक से इरिटेट हो गए, तो मूड चेंज करने के लिए बीच में एक आधा नया टॉपिक अपन डालते रहेंगे। ठीक है। मॉड्यूल के हिसाब से मैंने पेज लिखा है। और आपको एक चीज़ मैंने बताया था, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको मिला के क्या बोला जाता है? ये लिखने की जरूरत नहीं है रे दिव्या, ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है ना चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का रिकैप है। लिख नहीं रहे हो ना इसको? ये चैप्टर नंबर 1 में सब लिख रखा है आपने। इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। नो, कैन यू गैस हेल्प मी विद दैट? ये जो ओवरहेड्स है, इसको ओवरहेड्स क्यों बोलते हैं? एग्जांपल दिया था मैंने, याद है क्या? एग्जांपल, ओवरहेड्स को ओवरहेड्स क्यों बोलते हैं? जैसे अगर हमको क्लास का खर्चा निकालना है, फेस टू फेस के वक्त मैंने ये एग्जांपल दिया था। फेस टू फेस के वक्त मैंने बोला था अगर हमको क्लास का खर्चा निकालना है, ओवरहेड्स मतलब जो एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे को से हमारे सब्जेक्ट्स कौन से इंटर के सब्जेक्ट कौन से बेटा बोल? इंटर के सब्जेक्ट है अकाउंट, कॉस्ट, टैक्स, लॉ। यानी अगर मैं बात करूं तो इंटर बन गया हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इंटर बन गया हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गए हमारे? कॉस्ट यूनिट। ये क्या बन गए हमारे? कॉस्ट यूनिट्स। अरे याद आया क्या? अब इसके ऊपर में मेरे को खर्चे एलोकेट करना है। जैसा अगर मैं अकाउंट्स सब्जेक्ट का, या अकाउंट्स जो सब्जेक्ट मैं ही कैटर करता हूँ, उसका अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल जो नोट्स का खर्चा है, से 200 रुपये दिया, लेट से 20,000 रुपये है, बड़ा बैच है, 20,000 रुपये नोट्स का खर्चा है। डायरेक्ट लेबर से समझ लो 3 लाख रुपए के डायरेक्ट लेबर पे किए, ये तो हो गए डायरेक्ट खर्चे। इसके अलावा आपको नहीं लगता रेंट है, प्रीमाइसेस का रेंट है 80,000 रुपये का, सैलरी है 1 लाख रुपए की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से 50,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी है। कौन सा बोल रहा हूँ मैं? ये सब एकेडमिक की इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। काय की बात कर रहा हूँ? ये सब एकेडमिक की इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा खर्चा क्या मेरे से एक अकेले सब्जेक्ट पे आना चाहिए, कि इट हैज़ टू बी अलोकेटेड? वर्ड वापरा मैंने, बोल। इट हैज़ टू बी अलोकेटेड। किस किस में बटना चाहिए? टोटल खर्चा ले, टोटल खर्चा ले, टोटल खर्चा ले। टोटल खर्चा कितना होगा? ये 80,000, 1,50,000, मतलब कुछ अराउंड 2,30,000। तो मैंने ये जो 2,30,000 है, ये 2,30,000 का खर्चा ओवरहेड्स डालना चाहिए, ओवर अकाउंट्स डालना चाहिए। यानी कुछ खर्चा जो है, ये कुछ खर्चा अकाउंट्स का रहेगा, कुछ खर्चा कॉस्ट का रहेगा, कुछ खर्चा टैक्स का रहेगा, और कुछ खर्चा लॉ का रहेगा। बराबर है? इट हैज़ टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल। इट हैज़ टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल। अब इसको अलोकेट करने के ना कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बेटा ध्यान से सुनना। जैसा एक तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि भाई पूरा खर्चा 2,30,000 है, पूरा खर्चा 2,30,000 है, नंबर ऑफ आवर्स के ले ले। जैसा अकाउंट्स का टीचर जो है ये 2 घंटे की क्लास ले रहा है, कॉस्ट का 2 घंटे की क्लास ले रहा है। टैक्स वाला जो टीचर है वो मान लो 1.5 घंटे की क्लास ले रहा है, और लॉ वाला जो टीचर है मान लो वो 1.5 घंटे की क्लास ले रहा है। तो टोटल क्लास एग्जाम्पल है, टोटल क्लास आपके कितने आवर्स के हो गए? टोटल क्लास आपके 7 आवर्स के हो गए।
खर्चा आपका 2,30,000 का है, ये टोटल 7 आर के लिए खर्चा है। टोटल खर्चा आपका 2,30,000 का है, वो 7 आर का खर्चा हो गया, 7 आवर्स का खर्चा हो गया। अब ये 7 आर का खर्चा है तो अकाउंट्स का कितना, 2 आवर्स के लिए कितना, ऐसा इंडिविजुअल आवर्स के बेसिस पे अलोकेट कर लो, करो कितना आता है ये 65,000 अकाउंट्स का हो गया वगैरह। ये हो गया। ये हमने किस बेसिस पे अलोकेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर, हाँ या ना। अच्छा मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो जैसा एक बेसिस और हो सकता था, एक बेसिस और हो सकता था, जैसा अकाउंट्स में 20,000 के नोट्स लग रहे, कॉस्टिंग में 30,000 के नोट्स लगे, टैक्स में और नेक्स्ट लेवल चली गई मैडम, 50,000 के नोट्स कॉस्टिंग में लगा दिए, और वेयर एज लॉ के अंदर में सर ने 10,000 के नोट्स दिए, कम नोट्स में काम हो गया बोले, ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा रुपए के नोट्स नहीं देने पड़े, बराबर है, हाँ या ना। तो अब इसमें ये टोटल नोट्स का खर्चा कितना हो गया, टोटल नोट्स का खर्चा कितना हो गया बोल। ये तो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्टली एलोकेट हो सकता है ना, ये तो डायरेक्टली एलोकेट हो सकता है, यस और नो। 1,10,000। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, 2,30,000 का खर्चा है, ओवरहेड्स है, इसको मैं अलोकेट कर रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, आर्स के बेसिस पे नहीं। टोटल डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 1,10,000। रेशो लेने के लिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल को बेस बनाया है, रेशो, इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये हमने पहले आर्स के बेसिस पे किया, अभी डायरेक्ट मटेरियल। तो अकाउंट्स का कितना हो रहा है 20,000, तो 20,000 के लिए कितना जमता, हाँ या ना, जमता है, हाँ या ना, यस और नो। तो उसी तरह क्या मैं, ये जो हो गया मैंने ये किसके बेसिस पे अलोकेट कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे अलोकेट कर सकता हूँ क्या, 3 लाख रुपए अकाउंट्स का टीचर ले रहा है, 3 लाख रुपए अकाउंट्स का टीचर ले रहा है, 3 लाख रुपए अकाउंट्स का टीचर ले रहा है, कॉस्टिंग का टीचर 4 लाख रुपए लेगा, टैक्स का टीचर मान लो 6 लाख ले रहा है, लॉ का टीचर मान लो 10 लाख ले रहा है, सबसे गरीब अपन, ठीक। अब मेरे को बता, इसके बेसिस पे अलोकेट कर दिया, तो मैंने किसके बेसिस पे अलोकेट कर दिया खर्चा, 2,30,000 का खर्चा मैंने किस बेसिस पे अलोकेट कर दिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, बराबर है। इवन मैं चाहूँ तो मैं प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे भी कर सकता हूँ क्या, इनकी टोटल मार लो, इनकी टोटल मार लो, उसका रेशो निकाल ले, उस बेसिस पे अलोकेट कर ले। तो एक्सपेंडिचर्स आर नाउ अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, नाउ दे आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, बराबर है क्या, हाँ या ना। तो खर्चा हम ऐसे अलग अलग बेसिस पे अलोकेट कर सकते हैं, समझा यहाँ तक। तो ये है अलोकेशन का बेसिस, ये क्या हो गया, अलोकेशन का बेसिस। तो अगर मेरे को ओवरहेड्स अलोकेट करना है, मेरे को ओवरहेड्स का अलोकेशन करना है, तो मैंने कौन से बेसिस पढ़ा है अभी, मेरे को बोल, तो फटाफट बोल, पहला बेसिस क्या पढ़ा है मैंने, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे डाल सकते हैं हम, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे डाल सकते हैं, लेबर आर के बेसिस पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर आर में फर्क है, हो सकता है मुझे घंटे ज़्यादा लगते होंगे बट पैसे कम मिलते होंगे, हो सकता है किसी को आवर्स कम लगते होंगे बट पैसे ज़्यादा मिलते होंगे, है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का बेसिस अलग होता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स का बेसिस अलग होता है। मैं प्राइम कॉस्ट में डाल सकता हूँ, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे डाल सकता हूँ मैं, अरे कुछ नहीं तो मैं यूनिट्स के बेसिस पे डाल सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पे डाल सकता हूँ मैं, हाँ या ना, समझा के क्या बोल रहा हूँ मैं, यस और नो। तो ये कॉस्ट एलोकेशन के अलग अलग बेसिस हो गए, बट ये जो कॉस्ट एलोकेशन के आप अलग अलग बेसिस बोल रहे हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एलोकेशन है। ये कौन सी मेथड हो गई आपकी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एलोकेशन। और ये आप पढ़ोगे अंडर द चैप्टर ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स नाम का चैप्टर है ना, उसमें हम ये सारे मेथड पढ़ने वाले हैं। बाकी है, पेंडिंग है, ये चैप्टर हमारा अभी पेंडिंग है, बट राइट नाउ हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एलोकेशन। कौन सी मेथड बोल रहा हूं मैं, मॉडर्न मेथड ऑफ एलोकेशन। ये मॉडर्न मेथड ऑफ एलोकेशन आप पढ़ते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। कहाँ पढ़ने वाले हो आप, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। तो सर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मॉडर्न मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड मतलब क्या है। आपको नहीं लगता कि हमारा प्राइमा फेसी इंटेंशन क्या था कि टोटल कॉस्ट को इन सब बेसिस पे अलोकेट करो, टोटल कॉस्ट को आवर्स में अलोकेट करो, या मटेरियल में अलोकेट करो, या यूनिट्स में अलोकेट करो।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो, एक एक एक्टिविटी कॉस्ट को डिवाइड करो, एक एक एक्टिविटी कॉस्ट को डिवाइड करो। मतलब रेंट, रेंट ऐसा करो जिसने बड़ी क्लासरूम वापरी उसको ज्यादा रेंट, जिसने छोटी क्लासरूम वापरी उसको कम रेंट, फ्लोर एरिया के हिसाब से। सोच के देख क्या बोल रहा हूँ। रेंट को किस बेसिस पे अलोकेट कर, तू फ्लोर एरिया के बेसिस पे अलोकेट कर। जैसा हमारा अगला क्या है, सैलरी। जो ज्यादा काम बताता या जिसकी क्लास में बच्चे ज्यादा है, जिसकी क्लास में बच्चे ज्यादा है, ऑफकोर्स उसके पीछे एक एम्प्लॉय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी क्लास के पीछे एक एम्प्लॉय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पे अलोकेट कर सेल का खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी, एसी कौन चालू करता, कौन ज्यादा आर्स यूज करता है एसी, आर्स के बेसिस पे अलोकेट कर। एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे अलोकेट कर। डिस्काउंट या बैड डेट्स अगर है तो, सेलिंग एंड कैरेज अगर है तो किसकी डिलीवरी ज्यादा हुई, नंबर ऑफ डिलीवरीज पे हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस को अलोकेट करेंगे कि एक्टिविटी वाइज एक्सपेंसेस को अलोकेट करेंगे। एक्टिविटी वाइज। समझा क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों नाम गया इस चैप्टर का। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस को अलोकेट नहीं करते, हम यहाँ क्या करते हैं, एक्टिविटी वाइज एक्सपेंसेस को अलोकेट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्टिविटी वाइज एक्सपेंसेस को अलोकेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, हाँ या ना। तो यहाँ पे अलग अलग बेसिस बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वैसे सब बेसिस थे। यहाँ पे क्या बेसिस बनेंगे आपके, फ्लोर एरिया। यहाँ बेसिस क्या क्या बनेंगे आपके, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वगैरह। देखो कई बेसिस यहाँ के कॉमन भी रहने वाले, ऐसा तो नहीं है। यूनिट्स तो यहाँ भी रहेगा ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे आ जाएगा, या रॉ मटेरियल पर कंज्यूम पे आ जाएगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो यूनिट्स बेसिस यहाँ भी रहेगा। अरे लेबर की सैलरी तो आर्स पे ही जाएंगी ना, लेबर की सैलरी अगर एक्टिविटी वाइज एलोकेट करना है तो वो लेबर आवर्स पे जाएंगी, बराबर है क्या, हाँ या ना। बट ये अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। वहाँ टोटल अलोकेट होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल अलोकेट होता है। वहाँ टोटल अलोकेट होता है, यहाँ इंडिविजुअल अलोकेट होता है। तो आपको ऐसा करके क्या डायरेक्ट मटेरियल को अलोकेट करना है कि इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट करना है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो अपने अपने हेड्स में अपने अपने बराबर जिस जिस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट में लग जाएंगे ना। अलोकेशन किसका करना है, ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट का अलोकेशन कितना का करना है, ओवरहेड्स का। देख ले बेटा, यहाँ इनडायरेक्ट का अलोकेशन करना है, इनडायरेक्ट का अलोकेशन है, नॉट डायरेक्ट। डायरेक्ट तो चले गए ना, जिसके है उसके चले गए, डायरेक्ट जिसके है उसके चले गए, बराबर है, हाँ या ना। समझा क्या, यस और नो, पक्का श्योर। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, करे सॉल्व करे इसको, देख लो इसको फटाफट। लिख लिया है, बढ़ो आगे। एक चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन के बेसिस हर खर्चे के लिए लिया जाएगा, वेयर एज ओवरहेड्स में एक ही बेसिस पूरे टोटल मिला के एक साथ होता है। तो फर्क समझा, यहाँ थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ओवरहेड चैप्टर। जब ओवरहेड पढ़ेंगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, ओवरहेड में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ये एक अलोकेशन
छोटा सा टॉपिक है उस ओवरहेड चैप्टर के अंदर में, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन वगैरह वो सब पढ़ेंगे, वो बात का मैटर है। नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट। सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 में? आराम से पढ़ना, ठंडे दिमाग से सोचना, इजीली देखते देखते निकल जाएगा सामने से, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को आप लोगों ने बताना है कि इसका क्या बेसिस हो सकता है, इसको किसके बेसिस पे एलोकेट करना चाहिए। सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला, लिनक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स, 3 बनाते हो PQR विच आर सिमिलर इन नेचर, अच्छी बात है, एंड यूजुअली प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन रन ऑफ 100 यूनिट। एक प्रोडक्शन रन कितने का रहता है? 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स के बैच में हम बनाते रहते हैं उसको, ठीक है। द प्रोडक्ट P and Q आर रिक्वायर्ड बोथ मशीनरी, एक मिनट, आपने नोट्स डाउनलोड तो नहीं किए ना? द प्रोडक्ट P and Q रिक्वायर्ड बोथ मशीन आज, मैं इसमें कुछ अपडेट कर रहा हूँ, ये प्रिंटिंग एरर दिख रहा है, बोथ मशीन आज एंड असेंबली आर। प्रोडक्ट P and Q रिक्वायर्ड बोथ मशीन आज एंड असेंबली आर। असेंबली आज एंड, एक मिनट में को लिख लेने दो पहले। वेयर एज प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स ओनली असेंबली आर। प्रोडक्ट क्यू को क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ असेंबली आर। उसको दोनों लगेगा, इसको सिर्फ असेंबली आर लगेगा, ठीक है। एक मिनट, हो सकता है मैं एक मिनट सेव कर दूं क्या? ये नोट्स भी मैंने नोट सेक्शन में अपडेट कर दिए, होने को टाइम लगेगा 15-20 मिनट, उसके बाद डाउनलोड करना वहाँ से, ठीक है। लिनक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट, देख क्या लिखा हुआ है, वो 3 प्रोडक्ट बनाते PQR विद अ सिमिलर एक्टिविटी, सब सिमिलर है, बस क्या है उसके अंदर में आज का बेसिस अलग अलग जाएगा, यानी सिमिलर इन नेचर है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे सारे, है ना। अब मेरे को बता, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है और लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक है ना। where produced in the product run of 100 units per PQ required both machine hours and assembly hour। उसको आपको प्रोड्यूस भी करना है और असेंबल भी करना है। Q को आपको सिर्फ असेंबल करना है। हो सकता है ना जो उसके कंटेंट है आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट खरीद रहे हो और असेंबल कर रहे हो, डायरेक्ट खरीद रहे हो और असेंबल कर रहे हो, जम गया। P और R प्रोड्यूस करके असेंबल कर रहे हो, और R को क्या कर रहे हो आप? सिर्फ असेंबल कर रहे हो। R को क्या कर रहे हो आप? सिर्फ असेंबल कर रहे हो। द ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी, देख बेटा ओवरहेड्स है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं हम। इनडायरेक्ट ABC कॉस्टिंग में जो बात करेंगे वो डायरेक्ट की बात नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो डायरेक्ट चले जाते हैं, डायरेक्ट तो सीधे सीधे चले जाते हैं जिसका है उसमें। इनडायरेक्ट की ही बात होने वाली है यहाँ, बार बार किसकी बात होने वाली? इनडायरेक्ट। तो द ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स आर एज अंडर, क्या क्या दिया हुआ है? मशीन डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट के लिए कितना है बेटा बोल? मशीन डिपार्टमेंट के लिए ये खर्चा किया हुआ है, ये असेंबली का है, ये सेटअप। देख इससे क्या हिंट मिलती, मशीन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो सिर्फ P और R में एलोकेट होगा, सोच के देख, क्योंकि ऊपर हिंट दिया हुआ था मशीन R की रिक्वायरमेंट, मशीन की ज़रूरत किसको थी? मशीन की ज़रूरत सिर्फ P और R को थी। वेर एज असेंबली PQR तीनों में बटेगा, समझा ना। जिसने जितना यूज़ किया उसको उतना, जिसने जो यूज़ किया उसको उतना, बट कितना, क्या प्रपोर्शन में बांटू नहीं, वो भी डिपेंड करेगा। रुक जा, पेशेंस रख। मशीन आर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस हो गए, सेटअप कॉस्ट हो गया, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, अदर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, ये खर्चे हो गए। अब ये खर्चों को तुमको अलोकेट करना। एक तरीका क्या हो सकता है, ओवरहेड्स में पूरा टोटल मार, एक आधा बेसिस ले और वो बेसिस पे सब अलोकेट कर दे, या लेबर आर या कोई प्राइम कॉस्ट या कोई बेस पे अलोकेट कर दे, बट वी आर इनटू
activity based costing. The data related to the three product during the period as follow. The unit of produce in unit of goods, unit of produced and sold. Produced and sold दिया हुआ है, मशीन आर वर्क दिया हुआ है, कितने घंटे काम की मशीन पे. असेंबली आर्स वर्कड, असेंबली आर वर्कड कि असेंबली कितने कितने देर का हुआ. ओह, क्यू के अंदर में, क्यू के अंदर में क्यू रिक्वायर्ड मशीन आर होना चाहिए, असेंबली आर नहीं. वेयर एज क्यू रिक्वायर्ड ओनली मशीन आर. क्यू को सिर्फ मशीन आर लगता है, असेंबली आर नहीं लगता. ये देखना, असेंबली आर क्यू के जीरो है, असेंबली आर क्यू के जीरो है. फिर प्रिंटिंग एरर में प्रिंटिंग एरर कर दिया मैंने. क्या सर, सर तबीयत आपकी सही नहीं चल रही आजकल. छोड़, समझ गया ना आपको गड़बड़ क्या है. चल ठीक कर देता हूँ मैं. क्यू को सिर्फ मशीन आर लगते हैं, असेंबली की जरूरत नहीं है. क्यू को सिर्फ मशीन आर लग रहे हैं, असेंबली की जरूरत नहीं है. मैंने अभी वहाँ पे पेन से ठीक कर दिया है. ये बाद में मेरे को याद दिला देना, क्लास के बाद मैं अपडेट कर दूंगा ताकि आपके नोट्स में भी अपडेट होके आ जाए, जो आपको हार्ड कॉपी मिले वो. बट ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है. ठीक है. अगला क्या है उसके बाद में, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड. ये कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर्स आपने कितने डिलीवर कर दिए, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है. नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर्स. रिक्विजिशन मतलब आपने कितने बार स्टोर से मटेरियल उठाया. इसने 40 बार उठाया, इसने 30 बार उठाया, इसने 50 बार मटेरियल स्टोर से उठाया. अब यहाँ पे प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड टू द ईच ऑफ द प्रोडक्ट टाइप यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सिंपल है, ये ऊपर के खर्चे है, नीचे के बेसिस है. क्या लगता है मशीन आर्स को किस बेसिस पे अलोकेट करना चाहिए, मशीन आर को किस बेसिस पे अलोकेट करना चाहिए. जवाब दो. मशीन डिपार्टमेंट को, सॉरी मशीन डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे अलोकेट करना चाहिए. डोंट यू थिंक इट विल बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर्स. यानी मशीन आर में 30:48:54 में वो खर्चा अलोकेट कर दो, काम हो जाएगा पी क्यू आर में. वेयर एज असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा किस बेसिस पे अलोकेट होना चाहिए, असेंबली आर्स. बहुत ही ईजी, एकदम ईजी. ठीक है. सेटअप कॉस्ट किस बेसिस, सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जब हमारा एक बैच निकला, एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन चालू हुआ, वो प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर बैच खत्म हो गया, उसके बाद फिर वापस सेटअप करना पड़ेगा, फिर वापस सेटअप करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं भुजिया पैकेट बनाता हूँ, भुजिया शेव के पैकेट बनाता हूँ. कौन से पैकेट बना रहा हूँ मैं, भुजिया शेव के. तो एक बार मैंने क्या किया, 100 किलो का भुजिया पलटा दिया. बड़े कंटेनर में 100 किलो के भुजिया का मटेरियल डाल दिया, उसमें जितना बेसन नमक वमक लगता है वो मिक्स करके भुजिया शेव फ्राई होके पैकेट बन बन के बाहर निकलते जा रहा है. तो एक बैच कितने इसका बना, एक सेटअप मेरा कितने यूनिट्स का बन गया, 100 kg का. उसके बाद फिर और मेरे को 100 kg प्रोड्यूस करना है तो वापस सेटअप करना पड़ेगा. पूरा वापस मटेरियल डालो, ये डालो, वो डालो, मटेरियल डालो, थोड़ी देर मेरा प्रोडक्शन लाइन बंद रहेगा वगैरह, ये सब खर्चे लगेंगे ना. तो दैट एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज सेटअप कॉस्ट. उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, सेटअप. मशीनरी सेटअप नहीं, प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने के लिए. सुबेरे आएंगे आप, अरे मैं क्लास चालू करता तो सीधा पढ़ाना चालू करता क्या, कि पहले फाइल खोलना पड़ता, फिर बाद में नोट्स वोट्स खोलना पड़ता, सेट वेट करना पड़ता. वो क्या है, मेरा सेटअप टाइम है ना. ठीक है, वही टाइम को इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लूंगा तो वो सेटअप कॉस्ट मिल जाएगा. वही टाइम इन टर्म्स ऑफ मनी वो सर्विस का सेटअप कॉस्ट मिल जाएगा. बराबर है क्या, आया ना. तो वो सेटअप कॉस्ट है. तो क्या लगता है आपको सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए, सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट होना. प्रोडक्शन बेसिस ज्यादा सही टर्मिनोलॉजी रहेगा कि नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा सही टर्मिनोलॉजी रहेगा. डोंट यू थिंक नंबर ऑफ बैचेस विल बी अ मोर एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी. क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैचेस दिया हुआ नहीं है. देख बेटा समझ, नंबर ऑफ बैचेस विल बी द राइट टर्मिनोलॉजी. क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए क्या, कहीं से मिल सकते क्या नंबर ऑफ बैचेस, ढूंढ. तो देख यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, पर बैच में कितना जाएगा ये कहीं लिखा हुआ है क्या, पर बैच में कितना जाएगा. एक बैच कितने यूनिट्स की रहने वाली है, 100 यूनिट्स की. कितने यूनिट्स की रहने वाली है, 100 यूनिट्स. एक रन 100 यूनिट का है ना. तो आपको नहीं लगता ये भी डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ये भी डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ये भी डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, आपको नंबर ऑफ बैचेस मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ बैचेस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशियो सेम ही आएगा ना. समझा गया क्या बोल दिया मैंने, दिमाग में गया क्या. अगर नंबर ऑफ, अगर वही ऐसा रहता कि पी का रन 100 यूनिट का है,
क्यू का रन 200 यूनिट का है, इसका रन 300 यूनिट का है, तो चीजें बदल जाती। 100 200 300 से डिवाइड होके नंबर ऑफ बैचेस बदल जाती ना। यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस तो सभी 100 से डिवाइड होंगी, तो नंबर ऑफ बैचेस या यूनिट्स के बेसिस पे एलोकेट होगा। मैं नंबर ऑफ बैच ही बोल रहा हूँ, मैं यूनिट्स अभी बोल नहीं रहा हूँ, वो नंबर ऑफ बैच ही है, वो नंबर ऑफ बैच ही है, क्योंकि अगर वो अलग अलग रहते तो नंबर ऑफ बैचेस के नंबर्स चेंज होते। सोचना पड़ता बेटा, हल्के में नहीं ले सकते। टॉपिक है इजी, बहुत इजी एलोकेशन है, बट कौन सा बेस लेना ये सबसे बड़ा ट्रिक है। इधर उधर कर दिए तो पूरा आंसर बदल जाता हमारा। और हो सकता है ना एक बेसिस आपके हिसाब से सही हो, एक बेसिस दूसरे के हिसाब से सही हो, दूसरा अपना आर्ग्यूमेंट रख सकता है। सेटअप कॉस्ट तो प्रोडक्शन पे जानी चाहिए, काय को नंबर ऑफ बैचेस, कोई आर्ग्यूमेंट वो भी रख सकता है, कोई वो भी आर्ग्यूमेंट रख सकता है। ठीक है, अगला क्या है, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट। स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, कैरेज वैरेज लगता होगा, स्टोर से यहाँ तक के माल लाने का जो खर्चा लगता होगा, इनके डिपार्टमेंट तक लाने का खर्चा या जो भी लगता होगा, किस बेसिस पे जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ड। आपने जितनी बार स्टोर्स में जाके प्रोडक्ट की डिमांड की होंगी उतनी बार उनको खर्चा लगा होगा ना लाने के लिए, उतनी बार उनको खर्चा लगा होगा ना। आपने एक साथ पूरा ऑर्डर दे दिया रहता तो खर्चा एक ही बार लगा रहता, आप जितनी बार वो दे रहे हो, तो ये लिखो नंबर ऑफ रिक्विजिशन, ये चला जाएगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन के बेसिस पे। ठीक है, हाँ अगला, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, नंबर कस्टमर यूनिट्स ज़्यादा सही रहेगा कि ऑर्डर ज़्यादा सही रहेगा? ऑर्डर्स ना। अब 4 शर्ट किसी ने एक साथ ऑर्डर कर लिए तो उसको पैक करने का खर्चा तो एक ही बार है ना, एक एक करके 4 बार ऑर्डर किया तो खर्चा बढ़ते जाता है ना पैकिंग का। तो ज़्यादा सही बेसिस क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अवेलेबल क्या है वो भी देखना, अवेलेबल क्या है वो भी देखना। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं अवेलेबल रहता तो काय में डाला रहता, यूनिट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं रहता तो काय में डाल दिया रहता, यूनिट्स में। समझ रहे हो, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता कभी कभी। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्या लगता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल? देख, इंस्पेक्शन या तो आप यूनिट वाइज कर सकते हो या तो आप बैच वाइज कर सकते हो। एक बैच में से एक भुजिया पैकेट टेस्ट करके देख लिया, स्वाद सही है तो पूरी बैच का पैक सही है, बैच वाइज। या पूरे यूनिट्स का 15,000 यूनिट में एक बार चख के देख लिया, हो गया सही है। तो ज्यादा वैसे ज्यादा करेक्ट नंबर ऑफ बैचेस है ना। बैच वाइज आप टेस्ट करोगे ना प्रोडक्ट सही है या नहीं है, इंस्पेक्शन बैच वाइज करोगे क्वालिटी कंट्रोल का। या 100 यूनिट का भी कर सकते हो, 100 यूनिट का कर लिया, 100 यूनिट का कर लिया, तो 100 यानी वो भी बैचेस ही हो गए ना। कितने बैचेस बना रहे हो आप, कितने बैचेस बना रहे हो, क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया, नंबर ऑफ बैचेस तो नंबर ऑफ यूनिट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब एकदम सिंपल काम, एक बार आपने बेसिस लॉक कर दिया ना तो अब एकदम इजी सोपी है ना, एकदम चुल्लू भर पानी लेके मुंह पे मारते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसा, ध्यान देना, कुछ नहीं, एक टेबल बनेगा, एक टेबल बनेगा जिसके अंदर में हम क्या लिखेंगे, देख बताओ कैसा। एक टेबल बन जाएगा जैसा, सबसे पहले तेरा ये हो गया पर्टिकुलर, फिर हो गया यहाँ एक कॉलम बन जाएगा बेसिस का। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, पहले क्या बन जाएगा तेरा पर्टिकुलर। मैं आपको एक चीज़ और बताना रह गया, शुरुआत में बता देना चाहिए था, ये चैप्टर सीए फाइनल का है, सही है ना। पहले आपको मॉडर्न पढ़ा के फिर वो सीए फाइनल में एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते थे, बट सीए फाइनल का टॉपिक उन्होंने कहाँ डाल दिया, इंटर में। इंट्रोडक्शन जैसा है, इसकी डिफिकल्टी लेवल सीए फाइनल में बढ़ाएंगे वो, या शायद हटा भी देंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो सीए फाइनल का टॉपिक है। यहाँ पे मॉडर्न, वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ट्रेडिशनल, वहाँ पे मॉडर्न, ऐसा पढ़ाया जाता था, अब दोनों साथ में पढ़ाया जा रहा है। बेसिस हो गए पी क्यू आर और लास्ट में क्या निकल जाएंगे आपकी, टोटल। पी क्यू आर और लास्ट में क्या निकाल लोगे आप, टोटल। ऐसा छोटा सा मैट्रिक्स बना लेना। बोल, खर्चे बोलते जा। पहला क्या खर्चा है, पहला खर्चा क्या है, मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस। लिखो यहाँ पे मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस कितना है, मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस कितना है बेटा, बोल। मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस है 18,48,000, तो 18,48,000 इज योर टोटल एक्सपेंस। इसको अलोकेशन का बेसिस हमन ने लॉक किया मशीन आर। अच्छा, मशीन आर्स मतलब यहाँ पे बेसिस में लिख दूँ क्या, मशीन आर का बेसिस 30:48:54 बोलूँ चलेगा, कैलसी अलाउड है, टेंशन मत लो। 30:48:54, इसको सिंप्लीफाई मत करो, 30:48:54। अब क्या करना है,
सिंपल है। 30 प्लस 48 प्लस 54 कितना होता है? 30 प्लस 48 प्लस 54 कितना होता है बोल? 132। तो टोटल खर्चा आपने 132 के लिए किया है, टोटल खर्चा 132 आवर्स के लिए किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना 18,48,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 132। समझा क्या? अब इसमें अगर आप चीज़ें आसान करना चाहते हो तो आप क्या करो, पर आवर का खर्चा निकाल लो। पर जैसा ये हो जाएगा 1848 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 132, 1848 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 132। ये समझा क्या क्या लिखा मैंने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लिख दिया, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। अब ध्यान दो, इसमें अगर मेरे को चीज़ें आसान करनी है तो क्या मैं मशीन आवर का रेट निकाल सकता हूँ क्या? मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा? मशीन आवर रेट अगर निकालना है, 1 घंटे का रेट निकालना है आपको, तो आप ऐसा निकाल सकते हो ना, 18,48,000 ये 132 आवर्स का है, तो 1 घंटे का कितना? तो 18,48 डिवाइडेड बाय 132 कितना होता है? 14,000 इज मशीन आवर रेट बोलूँ चलेगा? 1 घंटे का रेट 14,000 है, कर लो फिर, इंटू इंटू कांस्टेंट फंक्शन, इंटू इंटू 30 इज इक्वल, कितना आ रहा है? 4,20,000। यस और नो? 4,20,000। क्यू का कितना आएगा? 6,72,000। आर का कितना आएगा? 7,56,000। आला मजा। दूसरा क्या है खर्चा? दूसरा खर्चा क्या है? असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? मनोरंजन। हाँ रे, 6,72,000, 6,72,000, ये है ना 672, 6,72,000। इसको अलोकेट किस बेसिस पे करेंगे? असेंबली आवर्स पे। असेंबली आवर्स कितना है बेटा बोल? 15-27, ऐसा बोलूँ चलेगा? 15-27, 15:-27, 15-27 कितना हो जाएगा बोल? 6,72,000 डिवाइडेड बाय, टोटल मान ले 15 प्लस 27 कितना होता है? एक अब मैं कैलसी पे एक फंक्शन और समझाऊँ क्या, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए? सुन 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 सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो। 15 प्लस 27 करो पहले, 15 प्लस 27, इससे डिनोमिनेटर मिल जाता है आपको। असेंबली आर रेट मिलता है ना, असेंबली आर रेट का डिनोमिनेटर कितना आया? 42। अब आपको करना क्या है? 6,72,000 डिवाइडेड बाय 42 करना है ना, 6,32,000 डिवाइडेड बाय 42 करना है, हाँ या ना? अब साला गड़बड़ क्या होगी, पहले कैलसी पे न्यूमरेटर होना चाहिए और बाद में डिनोमिनेटर लिखना चाहिए ना अपन ने। हाँ, डिवाइड इक्वल टू पता है क्या आपको? डिवाइड इक्वल टू, ओके फिर हो गया। मैंने नहीं बताया, पर मैंने पहली बार बताया। आपको पहले से पता था क्या? क्या बात, बहुत होशियार हो रहे तुम। डिनोमिनेटर स्क्रीन, अच्छा 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 अच्छा। या तो ऑप्शन डाल दो या तो आंसर डाल दो, है ना? आंसर में ऑप्शन, ऑप्शन में आंसर, कुछ ना कुछ डाल दो, आंसर मिल ही जाता है। दीप तेरे को समझा क्या? डि- था ना, ठीक है ठीक है। डिवाइड इक्वल टू कर दो और इंटू 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 नहीं, फिर डिवाइड इक्वल टू करने के बाद इंटू 6,72,000, 6,72,000 डिवाइडेड बाय 42 करोगे ना, तो आ गया कांस्टेंट जो भी रेट आया। कितना आया रेट बोल? 16,000 आया ना, तो 16,000 को कांस्टेंट करना है तो इंटू इंटू 15 इज इक्वल टू, दो लाख 40,000, 2,40,000 डैश, और ये कितना? 4,32,000, ठीक है, हो गया। ये असेंबली एक्सपेंसेस हो गए। असेंबली एक्सपेंसेस के बाद में अगला क्या है? माना अनजान, हाँ जी, सेटअप कॉस्ट ले। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? सेटअप कॉस्ट तेरी 90 करते, 90। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस नहीं पता हमको, तो हम क्या ले लेंगे?
नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ बैचेस इस क्वेश्चन में सेम ही आने वाला है ना। मैं लिख यहाँ नंबर ऑफ बैचेस रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकाला, वो डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो बैचेस आ जाएगा। नंबर ऑफ बैचेस कैसा है, निकाल पट 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 पट। 15:12:18। 15:12:18 मार्ट टोटल डिवाइड इक्वल टू, फटाफट फास्ट करो रे। 45,000। 30,000। 24,000। 36,000। अगला क्या है इसका सेटअप कॉस्ट के बाद में। क्या लगता है चैप्टर डिफिकल्ट है कि आसान है? बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत डिफिकल्ट। स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट। ये नंबर ऑफ रिक्विजिशन, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्विजिशन मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितनी बार रिक्वेस्ट किया तूने स्टोर्स में कि मेरे को माल चाहिए? 40, 30 और 5, यानी 4:3:5। 4:3:5 कितना है नंबर रिक्विजिशन कॉस्ट कितनी है उसकी? 1,20,000। कर डिवाइड कर 4:3:5 में। 1,00,000। हाँ 40, 30 और 50। अच्छा आप वो बता रहे थे, रेट बता रहे थे, मशीनार रेट, नहीं वो सॉरी रिक्विजिशन कॉस्ट रेट बता रहे थे आप। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अगला क्या है आपका, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, ये किस पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जाएगा ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी अ राइट बेसिस। ये 1, 25, 100 और 150 ऐसा लिख दूँ चलेगा? 1, 25, 100 और 150। एक एक जीरो उड़ा देता हूँ। मैं जानबूझ के सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है, कैलसी अलाउड है ना, क्या दिक्कत है? आप सिंप्लीफाई करने की मेहनत करोगे। रेशियो सिंप्लीफाई करते थे ना फाउंडेशन में, यहाँ जरूरत नहीं है, कैलसी अलाउड है, ठीक है। 1, 25, 100 और 150 कर ले। 1, 25, 100, 150, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर। टोटल कितनी है, यस टोटल कितनी है? 180 कर ले, 1,80,000। हाँ 68, 48 और 72। ठीक है अगला क्या है उसके बाद में। बेटा एक बार ये वापस चेक कर तो, इसका 60, 48 और 72 आ रहा है। 60। हम्म ठीक, ठीक है अभी सही है। लास्ट कॉस्ट कौन सी बची हुई है हमारी? इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल कॉस्ट। इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल कॉस्ट। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस कितना है? नंबर ऑफ बैचेस कॉस्ट है 36,000। 36,000 की कॉस्ट है। ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बैचेस? 15:12:18 कर दो। ये डायरेक्ट का लोकेशन हो रहा है या इनडायरेक्ट का हो रहा है? डायरेक्ट तो ट्रेसेबल है ना, वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट में जाएंगी। इनडायरेक्ट को अलोकेट कर रहे हैं हम। कर कितना होता है? मैं तुमको एक चीज़ बता रहा, मैं आपका एक्टिविटी बेस्ड पहले पढ़ा रहा। ओवरहेड्स में कंट्रोल करना, जब मैं बोलूँगा कि ये मटेरियल के इस पे ही जाएगा तो उस पे जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है। आप लोग दिमाग लगाओगे सर यहाँ तो फ्लोअर रेट दिया हुआ है या मशीन आर रेट दिया हुआ है तो उस पे ले लो। वो ओवरहेड है, ट्रेडिशनल मेथड, सिंगल बेसिस फॉर ईच रहता वो। हाँ वहाँ मत भावनाओं में बहना। ओवरहेड चैप्टर्स में समझा क्या? ये सेम क्वेश्चन मैं ओवरहेड्स के बेसिस पे भी कर सकता हूँ ना। एक एक पर्टिकुलर बेस लेके भी एलोकेट कर सकता हूँ। चल निकाल कितना आ रहा है। 8,02,000, 7,83,600 एंड 13,60,400। यस यस बोल रहा जैसे कि बाबा। हाँ 29,000, 46,000। देख लो बाबा, मैंने लास्ट ईयर के आंसर्स लिख दिए, सही गलत चेक कर लेना एक बार। सर कंसेप्ट समझ गया ना, आप छोड़ दो, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर हो गया। इतना आंसर आता एग्जाम में। कौन सा वाला? आर में?
वो 36 होनी चाहिए। अरे लिख ले रे, तू भावनाएं पहुंचनी चाहिए, इट शुड बी इम्पोर्टेंट। अलोकेशन, अब मेरे साथ लिखो तेरे तुम लोग, ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, इसी में क्लास में तुम बहुत बेइज्जती करते हो मेरी। बराबर है, तो तेरे अक्षर ना मेरे से ज्यादा बर्बाद है, फिर मैं मान सकता हूँ। जिसके अक्षर मेरे से ज्यादा बर्बाद होंगे ना उसको समझने में आसानी जाएंगी। Allocation of overheads on the basis of activity based costing. Allocation of overheads, OHA, overheads on the basis of activity based costing. मालूम है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें मैं बोलेगा ना वो टाइप करेगा। वन नोट नहीं है, कहीं तो भी है, स्पीक टू टाइप करके रहता। देखिए ऐसा ऐसा हो जाए, ये देख कन्वर्ट कर दिया अपन ने पूरा टेक्स्ट में, पूरा ही गंदा हो गया। सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है, कंप्यूटर को भी नहीं समझ में आ रही। हाँ हाँ, मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस, असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट। मैं इसको प्लग निकाल रहा हूँ। नहीं गाना लगाओ क्या, कोई गाना दे सुनना चाहोगे क्या फिर जब तक लिखते हो? कौन सा सुनोगे? सिफारिश पे लगाता हूँ, आप सिफारिश पे। ब्रेकअप हो गया लड़के तेरा अभी? लूट गए तो अभी सुबह ही सुना ना हमने। अबे क्या हो गया? लगाते मैं रहू सुनेंगे हम। डेविड, हम्म। मेरी आ रही आवाज? फ्रेंड है। हाथ धोए? मीन्स बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इट्स सिंपल। लव। लव? हम्म। आपने भी किया था लव? था कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड?
कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू। पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं। लिख के हो गया क्या? नहीं अच्छा सुन, चलो ठीक है, लिख लो फटाफट। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया रे, गाने सुन रहे तुम बैठ के नलायक। लिख के हो गया ना? चल। तो बाद में रिज्यूम कर लेंगे, चल आगे बढ़ते आगे बढ़ते। शेयर्स रिसीविंग स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट कॉस्ट। क्या? ऑर्डर प्रोसेस एंड डिस्पैच कॉस्ट। ऑर्डर प्रोसेस एंड डिस्पैच। ठीक है। आगे बढ़ूँ यहाँ से? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आज के लिए, ठीक है? फिर होमवर्क नहीं दूंगा, सारे क्लास में ही करवाऊंगा, क्योंकि 6 ही तो क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। ओहो, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। चलो, वो गाना कभी सुने नहीं रहते तुमने जिंदगी में। ताल गाना जब आऊंगा तब तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे ना रे। सुनाऊंगा सुनाऊंगा सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। आरजे राघव ने जो फेमस कर दिया रिसेंटली एक गाना, नहीं पता आपको? अबे मी इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है क्या तुम्हारा? माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते। अच्छा, पता था कैसे? हम्म, हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते क्या? प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते क्या? बकर मस्ती नलायक। चल ध्यान दे। MST लिमिटेड कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स टू एक्टिविटीज। दो एक्टिविटीज के लिए डेटा कलेक्ट किया हुआ है। इट कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर्स कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ड्राइवर्स कैपेसिटी के बेसिस पे अलोकेट करना है। आपको नहीं लगता यहाँ से हिंट दिया उसने? कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे अलोकेट करना है, मतलब ये कौन सी लेगा? एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड रह रहा है, ABC के हिसाब से जाएगा ये कॉस्ट ड्राइवर्स। अब कॉस्ट ड्राइवर्स अलग अलग दिए हुए, जैसा यहाँ पे किलोवाट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिए हुए। टोटल पावर को लगते हैं 50,000 किलोवाट्स, जिसका कॉस्ट है 2 लाख। पावर कंजम्पशन जो होगा वो टोटल टोटल पावर कंजम्पशन आपका 50,000 किलोवाट का हुआ, जिसमें बिल आया 2 लाख रुपए का। नहीं समझे क्या? इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूनिट्स का बिल आया है। मैं फ्रीज हो गया ना?
स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो तुम्हारे हाथ के एक्शन तो दिख रहे हैं ना मेरे को। हाँ चलो, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पावर जो दिया हुआ है बिल 50,000 किलो वॉट्स के हिसाब से कंज्यूम हुआ 2 लाख रुपए। क्वालिटी इंस्पेक्शन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 50,000, इंस्पेक्शन है 3 लाख रुपए। कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट बनाती कंपनी MST फॉर द 3 यूनिट्स 31 मार्च 2000 ईयर के कंजम्पशन दिए हुए। MST का है, इसने 10,000 किलो वाट यूज किया तो इस पर 10,000 का खर्चा एलोकेट होगा, है ना। इसने 20,000 किया, इसने 15 किया। एक बार जरा इसकी टोटल मारना तो, है ना। तो 5,000 कंजम्पशन किसी ने किया नहीं है, मिल नहीं रहा ना 5,000 किसको अलोकेट किया। समझ रहे हो कि 5,000 का खर्चा, 5,000 का जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ये इसकी टोटल मार। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 9,000 ना, ठीक है। अब देख, तो वहाँ 10 है टोटल, ये 10 है, तो आपको नहीं लगता 1,000 का अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ? 1,000 का खर्चा अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हाँ या ना? यस और नो? Calculate the cost allocated to each product from each activity. Calculate the cost of unused capacity for each product. Unused कैसा? ये 5,000 और 1,000, ये समझा ना, 5,000 1,000 अनयूज्ड कैपेसिटी है। और आज नहीं, एक मिनट। कैलकुलेट द कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फॉर ईच एक्टिविटी। ईच एक्टिविटी की कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजट। Discuss the factor the management considers in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate. Budgeted fixed overhead cost rate पे allocate करने का क्या रहेगा, डिस्कस करो बोलता है। चलो आजा देखते, पहले दो चीज़ निकाल लेते। MST लिमिटेड कलेक्टेड द फॉलोइंग 2 एक्टिविटीज़। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रोसेस क्या रहती है हमारी? मैं आपको स्टेप्स भी बता देता। कोई भी क्वेश्चन अगर ये वाला सॉल्व करना है तो स्टेप नंबर 1 रहता है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी है वो आइडेंटिफाई करो। मेरे को बताओ यहाँ एक्टिविटी क्या क्या है? डोंट यू थिंक एक्टिविटी पावर कंजम्पशन एक एक्टिविटी है और क्वालिटी इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी हो गई, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जैसा ऊपर में भी हमने किया था, बट स्टेप्स हमने बस सॉल्व कर दिया था। पहला क्या रहता है, एक्टिविटी ढूंढ ले। फिर क्या रहेगा, एक्टिविटी ढूंढने के बाद आइडेंटिफाई कॉस्ट, उसकी कॉस्ट निकाल ले, एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद में क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3 डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर निकालने मतलब जैसा यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स क्या रहने वाला है, किलोवाट इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ किलो आवर्स यूज। फिर क्या रहेगा आपका स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 अलोकेट द कॉस्ट, अलोकेट द एक्टिविटी कॉस्ट ऑन डिपार्टमेंट सर्विस, जो भी रहेगा। अलोकेट द एक्टिविटी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, यस और नो। हो गया। ये 4 स्टेप में हमको आंसर मिल जाता। ये 4 स्टेप में हमको क्या मिल जाता, आंसर। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक्टिविटी पता चल गई। कई बार ना एक्टिविटी पता करना ही बहुत मुश्किल रहता। चलो एक बार की एक्टिविटी पता चल गई ना तो कॉस्ट भी पता चल जाती, बट कई बार फिर ड्राइवर्स ढूंढने पड़ते हमको। कई बार ना ड्राइवर्स ढूंढने पड़ते, आए तो ड्राइवर ही नहीं मिल रहे कि कौन सा रहेगा। जैसा ऊपर में ढूंढना पड़ा था ना, ऊपर में मशीन बैच नहीं दिया था, नंबर ऑफ बैचेस नहीं दिया था, तो नंबर ऑफ बैचेस हमने निकाली, डिवाइडेड बाय 100 करके नंबर ऑफ बैचेस हमने निकाली। और फिर अलोकेट, एक बार आपको ड्राइवर्स मिल गए, हाँ आप एक चीज़ ये कर सकते हो, इसमें एक स्टेप बना सकते हो। अलोकेट करने की जगह आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे क्या स्टेप बढ़ा लोगे आप, स्टेप नंबर 3A कर सकते हो, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर्स रेट। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब पर यूनिट का रेट निकाल लेते थे ना, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। फिर कांस्टेंट फंक्शन वापर के धड़ाधड़ सॉल्व किया था, वो भी कर सकते ना। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल कर भी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कल चल के अगर आप एक आध बुक एक्स्ट्रा यूज करोगे, कहीं से देखोगे, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे। अपन क्या यूज कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसी ने अगर क्रॉस ड्राइवर रेट का फॉर्मूला यूज किया होगा तो पता तो होना चाहिए ना, कॉस्ट ड्राइवर रेट का फॉर्मूला यूज किया होगा तो पता तो होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखे क्या, कॉस्ट ड्राइवर रेट से सॉल्व करेगा वाला क्वेश्चन। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट लगाऊंगा। अरे ये इजी है रे, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लोग क्या करोगे, सीधा 2-3 लाख की कॉस्ट लोगे, ये यूनिट्स की टोटल मारोगे, 10:20:15 में अलोकेट।
ये इजी हो गया ना। कॉस्ट ड्राइवर रेट से सॉल्व करके देखिए क्या एक बार, कॉस्ट ड्राइवर रेट से सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर रेट से ही सॉल्व कर कर देख लेते हैं हम। चलो आ जाओ मेरे साथ, शुरू करो। हाँ, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है ना, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन एबीसी कॉस्टिंग। क्या क्या है प्रोडक्ट के नाम बोल, एम एस टी। आप चाहो तो अनयूज्ड का कॉलम यही बना लूँ, अनयूज्ड, अनयूज्ड भी चाहिए था ना उसको, अनयूज्ड और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अब नहीं, इसके पहले हम कॉस्ट ड्राइवर वाले फंडे से चल रहे हैं, सॉरी वी आर गोइंग विथ कॉस्ट ड्राइवर्स वाला फंडा ना। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स निकाल लो, कॉस्ट ड्राइवर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर्स, मदद करो रे मेरी। कॉस्ट ड्राइवर्स में पहला पावर का निकलेगा, पावर, पावर का कितना हो जाएगा बोल, पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा कॉस्ट ड्राइवर्स निकालने का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹4 पर किलो वाट सेकेंड। सेकेंड क्या है हमारा, क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन, सेम फॉर्मूला रहेगा 2 लाख, सॉरी 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आएगा ₹30, हाँ 30 पर इंस्पेक्शन हो गया। तो हम कॉस्ट ड्राइवर मेथड से चल रहे हैं। अभी कौन से मेथड से चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर्स की कॉस्ट निकाल ली हमने, पर ड्राइवर कॉस्ट इतनी है, पर ड्राइविंग यूनिट कॉस्ट इतनी है। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 एलोकेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 एलोकेशन। अब मैं मैट्रिक्स बदल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे। मैं खड़ा मैट्रिक्स बनाऊँ चलेगा, खड़ा मतलब कैसा, एम, प्रोडक्ट के नाम बोलते जा, प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है, एम एस टी और अनयूज्ड। ठीक है, खर्चे ऐसे लिख देता हूँ, खर्चे क्या क्या है, खर्चे के नाम बोल, पावर, क्वालिटी इंस्पेक्शन, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पावर में पर यूनिट अलग हो जाएगा, टोटल अलग हो जाएगा, इसमें भी पर यूनिट एलोकेशन अलग हो जाएगा, टोटल अलग हो जाएगा। पर यूनिट कितना है बोल, पावर का पर यूनिट 4 रुपया है, या एक काम करना, पावर का तो 4 रुपया ही हम पहले निकाल चुके हैं, पावर का @4 रुपया है, और इसका इंस्पेक्शन का @30 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख ले यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए, यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए, उसका कॉस्ट कितना आएगा, 10, 20, 15 है ना, 10, 20, 15, और टोटल होने चाहिए पावर के 50,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 5,000। ठीक है, तो निकाल ले, ये जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 80,000, 60,000 है ना, और 20,000 अनयूज्ड, 20,000 कॉस्ट कितना है, साढ़े तीन, ढाई और 3, 3.5, ढाई और 3, और अनयूज्ड कितना होगा, बैलेंस निकालो, 10,000 आना चाहिए, अनयूज्ड आएगा 1,000 यूनिट्स, कॉस्ट कितना होगा ये, 3.5 इंटू ढाई, 1,05,000, 75,000, 90,000, और ये हो जाएगा 30,000। नहीं कितना आएगा, अरे हाँ ना, वो तो 3 ही चाहेगा ना, मैं कैसा कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब इसकी टोटल मार लो ना, टोटल कॉस्ट की टोटल 1,45,000,
1,55,000, 150 और 50। आप चाहो ना तो इसके बीच में आप ये भी कर सकते हो जो अनयूज्ड है। बेटा अनयूज्ड तो हमारी कॉस्ट नहीं है ना, अनयूज्ड हमारी कॉस्ट नहीं है, तो हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा बोल। 180, हाँ ये 180, हाँ 180 और 270 बराबर है, 180 और 270 बराबर है यहाँ तक, हाँ या ना। बट मेरे को एक चीज बताओ, जो 50,000 की अनयूज्ड कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये जो 50,000 की फिक्स अनयूज्ड कॉस्ट है ये तो फिक्स कॉस्ट है, यस और नो। एक मिनट, यहाँ तक समझा क्या, लिखने का टाइम दूंगा, यहाँ तक समझा क्या। हमने ये दोनों आंसर्स दे दिए उसको, हमने ये भी आंसर दे दिया, ये भी आंसर दे दिया, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर दैट द मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग द कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। कंप्यूट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट, ये कंप्यूट करने के क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग द कैपेसिटी लेवल। उसका ये बोलना है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलोकेट करने के लिए मैनेजमेंट कौन सा रेट लेना चाहेंगी। फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलोकेट करना है, अगर डिपार्टमेंट वाइज अलोकेट करना है तो मैनेजमेंट कौन सा लेना चाहेंगे, कौन सा रेट बेटर रहेगा उनके लिए। देख अभी तेरे पास में अलोकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आ गई। अलोकेशन के लिए तेरे पास यूनिट्स इन पावर है, इंस्पेक्शन है, यूनिट्स इन पावर है, एक इंस्पेक्शन है, साथ साथ में तेरे पास कॉस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, वो सेम ही रेशो आने वाला है। तो क्या लगता है आपको कौन सा बेटर अच्छा रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स अलोकेट करना है तो पावर विल बी अ बेटर यूनिट, इंस्पेक्शन विल बी अ बेटर यूनिट, या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पता चल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कहीं से नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पता चल सकते हैं क्या। क्योंकि अगर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पता चल रहे होंगे, एम के कितने, एस के कितने, टी के कितने, तो बहुत ही आसान। एम एस टी के नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस रहते थे तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हमने फिक्स कॉस्ट अलोकेट कर दिया रहता। बट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पता नहीं चल रहे, तो ज़्यादा बेटर बेसिस क्या लगता है आपको, फिक्स कॉस्ट अलोकेट करने के लिए ज़्यादा बेटर बेसिस पावर लगता है, ऐसा नहीं लगता क्या। या तो आप पावर के बेसिस पे कर लो, या पावर और इंस्पेक्शन के टोटल के बेसिस पे कर लो। इंस्पेक्शन के बेसिस पे गलत है, इंस्पेक्शन के बेसिस पे गलत है। या तो आप टोटल के बेसिस पे कर लो, या पावर के बेसिस पे कर लो। मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा टोटल के बेसिस पे कर लो, जो भी टोटल कॉस्ट है उसके बेसिस पे। तो लिख दो वहाँ अगला पॉइंट, सी पॉइंट जो रहेगा वहाँ पे वही बोला है उसने कि डिस्कस द फैक्टर द मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग द कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट इज एडवाइजेबल टू कंप्यूट, क्या लिख देना, फिक्स्ड ओवरहेड रेट इट इज एडवाइजेबल टू कंप्यूट on the basis of total, on the basis of total cost। हो गया, आंसर आ गया। हाँ, एडवाइजेबल टू कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। ये लिखना है क्या, ये स्टेप्स लिखना है क्या टू सॉल्व द क्वेश्चन। Step to solve the question। Identify the activity, identify the cost, determine the cost drivers, calculate cost driver rate, allocate the activity cost on the basis of cost drivers। मालूम है क्या, फिर कॉस्टिंग और अकाउंट साथ में खत्म होने वाला है टॉपिक शायद। कॉस्टिंग और अकाउंट्स का टॉपिक फिर साथ में खत्म होगा।
फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट फटाफट लिख लो। हो गया स्टेप 1, स्टेप 2 और कंक्लूजन ऑफ द आंसर। हो गया है, तो विल स्टॉप फॉर द डे, रुकते हैं आज, रुक जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 3 विल गोइंग टू टेक अराउंड 30-35 मिनट्स, उतना समय नहीं है, वो नहीं ख़त्म कर पाऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। आप बस एक काम करना, घर पे जाके अपना दिमाग लगा के एलोकेशन के बेसिस लॉक करने की कोशिश करना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स इन आउटपुट, दिया हुआ है ऊपर में, पढ़ देता हूँ मैं, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर फॉर प्रोडक्ट एबीसी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, गुड इन प्रोडक्ट, एवरेज ईल्ड दिया हुआ है। ईल्ड का मतलब क्या होता है? ईल्ड मतलब सिंपल टर्म्स में रिटर्न होता है ना, ईल्ड मतलब रिटर्न आया ना, कितना लगाया कितना वापस आया, ईल्ड का मतलब यही होता ना, कितना लगाया कितना वापस आया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ईल्ड इन परसेंटेज इन गुड्स की दे रहा है, तो आपको गुड्स जो वापस मिले, गुड्स जो वापस मिल रहे वो 80%, 60%, 96% और ये, तो इसका मतलब आपको नहीं लगता 20%, 20%, 4% और 10% का वेस्टेज है? तो क्या इससे मेरे को आउटपुट यूनिट पता है तो क्या मैं इनपुट यूनिट निकाल सकता हूँ क्या? अगर मेरे को आउटपुट यूनिट पता है तो क्या मैं इनपुट यूनिट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं समझे? 720 के लिए 80 है तो 100 के लिए कितना, आपको नहीं लगता इनपुट यूनिट्स मिल जाएगा? कितना होगा? 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 720 कितना आ रहा है? 900। मतलब हुआ क्या होगा, तूने 900 यूनिट्स का इनपुट डाला होगा और तेरे को 720 यूनिट्स मिले होंगे, ऐसा ही हुआ ना उसका मतलब? 900 यूनिट्स तूने इनपुट में डाले होंगे और तेरे को आउटपुट में मिले हैं 700, तो इनपुट भी पता चल सकता है। उसने एवरेज यील्ड क्यों दिया हुआ है? ताकि आपको इनपुट अगर पता करना है तो पता चल सकता है, इनपुट अगर चाहिए तो आपको इनपुट की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है? वो पता नहीं, यू नेवर नो इनपुट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि कई बार रहेगा ना कैरेज इन्वर्ट की कॉस्ट जो रहेंगी, कैरेज इन्वर्ट की कॉस्ट किस बेसिस पे जाना चाहिए? इन्वर्ट के खर्चे की कॉस्ट आउटपुट के बेसिस पे जाना चाहिए कि इनपुट के बेसिस पे जाना चाहिए? इनपुट के बेसिस पे। आउटवर्ड की कॉस्ट आउटपुट के बेसिस पे, तो वो अलोकेशन के लिए इनपुट चाहिए तो निकल सकता है। मशीन आर पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है? द प्लांट वर्क, एक मिनट, द प्लांट वर्क इन सच दैट मशीन itself the defective items in each run automatically, वो ये ना डिफेक्टिव आइटम बाहर कर देती है, या 20% डिफेक्टिव निकले, या 20% डिफेक्टिव निकले, या 4% डिफेक्टिव निकले, या 10% डिफेक्टिव निकले, डिफेक्टिव आइटम्स वो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर रही है एंड डम्प सेपरेटली इन द कंटेनर। द गुड्स यूनिट्स पास थ्रू द, रहता है ना, कई मशीन्स रहती है, आपको पता है क्या? दाल मशीन जो रहती है ना, दाल
आपको क्या लगता है जो दाल मिल वाले रहते हैं वो जो कच्ची दाल रहती है, हरी दाल रहती है, वो आजकल एक एक चुनी जाती है क्या? एक बेल्ट रहता है, उसमें बहुत छोटे छोटे लेंसेज लगे रहते हैं ऊपर में, और नीचे में छोटे छोटे फवारे लगे रहते हैं। वो लेंस इतना पावरफुल रहता है कि पीले में तुमको एक जरा सा भी हरा दाना मिला तो नीचे का फवारा एक्टिवेट होता है। ऐसा एयर प्रेशर से वो दाना फेंक देता है, हरे कलर का दाना फेंक देता है, वो बेल्ट चलते रहते उसमें फेंक देता है, वो हरे कलर का दाना फेंका कि बाहर निकल जाता। ऊपर बेल्ट चलते रहता, नीचे कंटेनर रहता, जैसे उसको हवा मारा वो दाना उड़ के कंटेनर में गिर जाता है। तो फिर सिर्फ छट छट के जो कंकड़ वंकड़ रहते हैं ना छानने के, आजकल ऐसी ये मशीन में देख चुका हूँ एक दाल मिल में, ये मशीन में एक चुक देख चुका, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर रहा है ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेग्रीगेट कर रहा है। तो वही है, तो 20%, 20%, 4%, 10% के डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेग्रीगेट हो गए। द गुड यूनिट पासेस थ्रू द प्रोसेस। अब एक चीज समझो, आपको डिफेक्टिव यूनिट्स का भी रेशो पता चलता। अगर कुछ होगा ना डिफेक्टिव कॉस्ट, डिफेक्ट की कॉस्ट होंगी, वो किस बेसिस पे एलोकेट होंगी? जिसका जितना ज्यादा डिफेक्ट निकल रहा है उसकी उतनी ज्यादा कॉस्ट ना। मेरे को पता नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या क्या ड्राइवर्स मिल सकते हैं हमको, क्या क्या ड्राइवर्स मिल सकते हैं, हम वो निकाल रहे हैं। ठीक है। फर्दर चेक द क्वालिटी ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल हु चार्ज द नंबर ऑफ बैचेस। क्वालिटी कंट्रोल नंबर ऑफ बैचेस पे वो करेगा, वो दिया हुआ है। मशीन ऑपरेटिंग आवर्स, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन, फिनिश गुड्स एंड पैकिंग डिस्पैच। The following additional information is given. Material requisite is made for every 25 units of output. ठीक है। Machine needs to set up and turn for each production run. हर production run के लिए हमको वो setup करना पड़ता है। Production is in the batches of 24 units for all the product, and units of A, B are packed in boxes have 24 units and the capacity of each 5 CD smaller boxes, that is 12 यूनिट्स कैपेसिटी। इसमें 24 यूनिट्स आते हैं, उसमें 12 यूनिट्स आते हैं। सोच के देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मेरे को मदद करना पड़ेगा। आप एक बार एलोकेशन के बेसिस निकालने की कोशिश करना कि किस किस बेसिस पे वो एलोकेट हो सकते, किस किस बेसिस पे वो एलोकेट हो सकते। ऐसा एक हिंट दूँ अगर मैं आपको, तो जैसा ए बी 24 पैकेट्स एक यूनिट में आते, ए बी 24 पैकेट्स एक यूनिट में आते, और वेयर एज सी डी 12 यूनिट्स एक पैकेट में आते, 12 यूनिट्स एक पैकेट में आते, उसके 24 यूनिट आते, इसके 12 यूनिट्स आते। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल सकता हूँ क्या मैं? ए बी सी के इक्विवेलेंट, ए बी सी डी के इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल सकता हूँ क्या? आइदर इन टर्म्स ऑफ 24 पैकेट, यानी इसके सी और डी के 2 पैकेट मिला के 1 यूनिट बोलो, सी और डी के 2 पैकेट्स मिला के 1 यूनिट बोलो तो चलेगा क्या? 2 मिला लिया, 12-12 यूनिट्स का 1 पैकेट बोल दिया, 2 पैकेट मिला के 1, तो कॉस्ट एलोकेट में आसान होता है। या उसके 1 पैकेट को 2 पैकेट बोलो, या इसके 1 पैकेट को 2 पैकेट बोलो, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाते हैं ना। तो ऐसे बेसिस आपको ढूंढने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बैचेस नहीं दी हुई है तो क्या नंबर ऑफ बैचेस निकाली जा सकती है क्या? तो ये सब थोड़ा सा सोचना है। आज जाओ बढ़िया बाल खुजाओ, अपने बाल नोचो, सर खुजाओ, निकालने की कोशिश करो। नहीं निकला तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझा दूंगा। नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझा दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। रुक जाए आज यहीं पे, कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर ख़त्म कर लें हम। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।